हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के अंतर्गत बात कर चुके हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसका निर्माण किसने किया। आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। Making of the Indian Constitution. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. यानी कि जैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वैसे ही जब हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो हमें भी ढेर सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम फेस्ड वाइल मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनका सामना हमें अपने संविधान को बनाते समय हुआ। सो द फर्स्ट इज इंडिया वाज ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री। यानी कि जो भारत है वो एक बहुत ही ह्यूज कंट्री है और डाइवर्स कंट्री भी है। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग पहनावे वाले और अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग। तो ऐसे लोगों के लिए संविधान बनाना और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिस पर सभी लोग समान हो इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज द कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। यानी कि जो हमारी कंट्री थी वो रिलीजियस डिफरेंसेस के बेस पर बटी हुई थी। आप जानते हो ना, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तो धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बन गए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन सभी लोगों के लिए संविधान का निर्माण कैसे किया जाए। द थर्ड प्रॉब्लम वॉज द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। यानी कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स थे उनके लिए उन्होंने ये ऑप्शन छोड़ दिया कि वो चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और यदि वो चाहते हैं तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इसको हम कैसे डिसाइड करें कि वो किसके साथ रहेंगे, और ये काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिला लिया था, किसी को प्यार से समझाकर तो किसी के साथ युद्ध करके, तो किसी न किसी तरीके से जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो सब इंडिया में मिल गए। बट उस समय ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। The next problem was the future of country was seen not much secure to make constitution। यानी कि हमारे देश का जो फ्यूचर था वो उस समय उतना सिक्योर नहीं दिख रहा था जितना हम आज हैं। उस समय ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो संविधान निर्माता थे उनको ये देखना था कि भारत का भविष्य भी सुरक्षित रहे और उस देश के लिए जो अभी अभी जो न्यूली इंडिपेंडेंट है उसके लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जा सके जिसके रूल्स को, रेगुलेशंस को सभी लोग आसानी से फॉलो कर सकें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उस समय फेस करनी पड़ी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। अब हम देखते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए किस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, जैसे कि पहले से ही हम जानते हैं जो साउथ अफ्रीका था उसको तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी अपने संविधान निर्माण करते समय। लेकिन भारत में एक चीज़ थी कि यहाँ पे लोग, जब हमारा आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, जब हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ ऐसे विचार अपने मन में बना लिए थे कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे और अपना खुद का संविधान बनाएंगे तो उसमें हम किन किन चीज़ों को जगह देंगे। तो वैसे ही इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। यानी कि 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ड्राफ्ट बना लिया था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा संविधान इस तरह का होगा। उसकी बहुत सारी चीज़ें हमने बाद में अपने संविधान में सम्मिलित की।
वैसे ही इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। तो 1931 में भी जो कराची सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें भी ये देख लिया गया था कि जो भारतीय संविधान होगा, जो स्वतंत्र भारत का संविधान होगा, वो किस तरह का लगना चाहिए। इसमें उन्होंने किन किन चीज़ों के लिए सोचा था। 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था कराची का, उसमें उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए इंक्लूज कर लिया था, मतलब कि वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। उसमें राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी होगी, क्योंकि वो देख रहे थे कि किस तरह का व्यवहार भारतीयों के साथ होता है, अंग्रेज किस तरह भारतीयों के साथ व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने ये सोच लिया था कि जब हम अपना संविधान बनाएंगे तो हम सभी लोगों को फ्रीडम भी देंगे और इक्वालिटी भी देंगे, यानी उनको बराबर मानेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ उनके मन में थी, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो संख्या में कम हैं, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution। बहुत सारे हमारे नेता ऐसे थे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे, आदर्श थे, उनसे इंस्पायर थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा है ना हिस्ट्री में, उसमें क्या था, स्वतंत्रता, समानता और ब्रदरहुड, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी ना, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। तो इन सब से भी वो इंस्पायर थे और उन्होंने इन सबको अपने संविधान में बाद में जगह दी। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या था, डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट्री फॉर्म थी। पार्लियामेंट्री फॉर्म कैसी होती है, जिसमें दो हाउसेज होते हैं, एक होता है जनता द्वारा चुने हुए लोगों का और दूसरा हाउस होता है जिसमें समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं। जैसे वो खेल जगत से हो सकते हैं, व्यापार जगत से हो सकते हैं, सिनेमा से हो सकते हैं और साहित्यकार हो सकते हैं। तो ये वाली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म थी ब्रिटेन की, वो इससे प्रभावित थे। एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, और जो अमेरिका का संविधान बना था उसमें जो बिल ऑफ राइट्स था, अधिकारों की जो बात की गई थी, वो उससे भी इंस्पिरेशन लेते थे। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के दिमाग में पहले से ही क्लियर थी कि जब हम अपना संविधान बनाएंगे तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को जगह देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा संविधान किसने बनाया। भाई, हमारा संविधान किसी एक व्यक्ति ने तो बना नहीं दिया, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो अब हम देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम डॉक्यूमेंट्स की जो ड्राफ्टिंग करते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वॉज डन बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि संविधान की ड्राफ्टिंग करने वाली जो एक असेंबली होती है, उसमें सभी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। इसके लिए क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जुलाई 1946 में इलेक्शन कराए गए। ये पूरी तरह से मतलब इलेक्टेड असेंबली थी, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आ गया था इसमें, बल्कि इनको चुना गया था। इसके लिए इलेक्शन कराए गए जुलाई 1946 में। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर को हुई थी ये फर्स्ट मीटिंग। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उनको क्यों चुना गया था, क्योंकि वो उस समय की जो असेंबली थी उसमें सबसे बुजुर्ग थे। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और जो इसकी सेकंड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 11 को, यानी 2 दिन बाद। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुन लिया गया था, यानी स्थायी अध्यक्ष। तो हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में आगे भी पढ़ते रहेंगे। इसके बाद अब ये फर्स्ट मीटिंग हो गई यहाँ पे 46 में, दिसंबर 1946। अब क्या होता है, उसके बाद अगस्त 47 में हमारा देश 2 भागों में बंट जाता है, भारत और पाकिस्तान। तो आफ्टर डिवाइडेड कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी अलग अलग हो गई, यानी भारत की अलग और पाकिस्तान की अलग। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 मेंबर्स थे जिन्होंने कि संविधान को लिखा। भारतीय संविधान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा।
अब जो ये असेंबली थी इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बना के तैयार कर लिया, और ये कब तैयार हो गया, ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये इफ़ेक्ट कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और हम इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, क्योंकि इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था या इफ़ेक्ट में आया था। और एक और चीज़ कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब देखो अब क्या होता है भाई, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 से ये लागू भी हो गया। अब आप एक बात सोचते होंगे, वाई शुड वी फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन, भाई हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करते हैं, इसको बने हुए तो कितने साल हो गए, 17 ईयर्स हो गए। 70 ईयर्स पुरानी चीज़ को हम आज भी फॉलो करते हैं, तो ऐसा क्यों है। हम तो बहुत छोटी छोटी बातों पे अपने मम्मी पापा के साथ भी तर्क कर लेते हैं कि हम आपकी ये वाली बात क्यों माने। हमें ऐसा लगता है ना कि जनरेशन गैप है, तो क्या 70 साल पुरानी चीज़ में हमें ऐसी बात नहीं नज़र आती कि हम इसे क्यों माने। तो भाई इसको हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ये अपने समय का एक ऐसा संविधान था जो कि ब्रॉड कंसेंसस पे आधारित था, यानी कि यहाँ पर इसकी सबकी सहमति थी। ये बिल्कुल ऐसे नहीं बन गया एकदम से, बल्कि सब लोगों की आपसी सहमति को ये व्यक्त करता है। दूसरा, अभी तक इतने सालों में नो वन हैज़ एवर क्वेश्चंस ऑफ इट, किसी ने भी इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। वरना कई देशों के संविधान तो ऐसे हैं कि उनमें 5 या 6 साल बाद ही संशोधन करने की आवश्यकता आ गई, या उनको दोबारा से लिखने की आवश्यकता पड़ गई, या फिर कई देशों के संविधान हैं तो लिखे हुए दस्तावेज के रूप में, बट उनको कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन भारतीय संविधान ऐसा है जिसको आज भी सब लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, क्यों हम इसको फॉलो करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, ये हमारे देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें हर जाति के, धर्म के, हर क्षेत्र के, हर भाषा के लोग शामिल थे, तो जिसकी वजह से सभी के लोगों को, सभी प्रकार के लोगों के विचारों का बराबर का प्रतिनिधित्व इसमें किया गया था, और इसीलिए ये आज भी प्रासंगिक है। द नेक्स्ट, this assembly worked in a systematic, open and consensual manner। इस असेंबली ने जो काम किया था वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया था, ओपनली किया था और आम सहमति के साथ किया था। कंसेंसुअल मीन्स सर्व सहमति के साथ ये काम किया गया था कि किसी को भी अगर किसी चीज़ पर आपत्ति है तो उस पर पर्याप्त डिबेट्स हुई थी, उस पर खूब सारी चर्चा हुई थी। तो हम नेक्स्ट कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन एंड डिबेट्स, यानी कि बहुत लॉन्ग डिस्कशन हुआ था, डिबेट्स हुई थी इसके ऊपर, तब कहीं जाके हमारा ये संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगर हम ये कहें कि जो इतने सारे दिनों में, जो जैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो इसमें लगभग 114 डेज ऐसे थे इन 3 सालों के दौरान जिनमें पूरे दिन काम किया गया था, और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए थे उन पर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा हुई थी। और अगर किसी को ये चर्चा पढ़नी हो कि उस दौरान कौन कौन सी बातें की गई, किस किस मुद्दे पर किस तरह के प्रश्न उठाए गए, तो ये सारी डिबेट्स ना 12 मोटी मोटी किताबों में आज भी संकलित है। अगर कोई चाहे तो उसको पढ़ सकता है। और आज भी जब हमारे अदालतों में कोई केस होता है और संविधान से संबंधित किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है तो हम इन्हीं डिबेट्स का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन एंड डिबेट्स, मतलब पर्याप्त इस पे तर्क वितर्क किए गए, इस पे खूब सारा डिस्कशन किया गया, और उसके बाद जो संविधान निकल कर आया वो वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। संसार का एक बहुत अच्छा संविधान माना जाता है भारत का संविधान। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें संशोधन की भी पर्याप्त गुंजाइश है। अगर कोई चीज़ हमें टाइम के अकॉर्डिंग सही नहीं लग रही है तो हम उसको संशोधित भी कर सकते हैं, और इसके लिए प्रोसेस दिया हुआ है जिसके थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब
बाकी सब तो इसमें बाकी ब्रॉडली डिस्कशन नहीं है इसमें कि संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे, लेकिन एक चीज़ जो आपकी बुक में दी है वो है प्रीएम्बल के बारे में। तो भाई ये प्रीएम्बल क्या है, तो एक बारी हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हम अगर उसको ढंग से पढ़ लें, उसके हर एक मीनिंग को ध्यान से पढ़ लें, तो हमें अपने संविधान की ज़्यादातर बातें समझ में आ जाती हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है, ये एक पोएम की तरह होती है, डेमोक्रेसी पे एक पोएम की तरह होती है, और इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। और ये वो फिलॉसफी रखती है जिसके ऊपर पूरा संविधान बनाया गया है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि संविधान की जो समरी है वही प्रीएम्बल होती है, और इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। इवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा है। तो कैसे हमारे भारतीय संविधान की प्रीएम्बल शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अब इसमें एक वर्ड आया, पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान का निर्माण भारतीय लोगों ने किया है, ना कि किसी राजा ने या किसी मंत्री ने या किसी प्रधानमंत्री ने, मीन्स किसी और व्यक्ति ने नहीं किया है, बल्कि भारत के लोगों ने किया है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल थे, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि भारत के लोगों ने ही इसका निर्माण किया है। दूसरा शब्द हम इसमें पढ़ते हैं सॉवरेन। इसका मतलब है संप्रभु, यानी कि भारत अपने आप में स्वतंत्र देश है, कोई भी एक्सटर्नल मैटर इसमें मायने नहीं रखता, यानी कोई भी बाहर से आकर हमारे प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। एक वर्ड है इसमें सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है कि जो समाजवादी, इसको हम हिंदी में कहते हैं समाजवादी। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं उन पर पूरे समाज का अधिकार होगा, यानी कि गवर्नमेंट इस तरीके से काम करेगी कि जो लैंड और इंडस्ट्री है उसमें सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम किया जाएगा, यानी कि अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने वाले कार्य सरकार द्वारा किए जाएंगे, इसी को समाजवादी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इसमें यूज़ हुआ है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है कि हमारा देश पूरी तरह से सेक्युलर है, मीन्स धर्म निरपेक्ष है। कोई मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए यानी देश के लिए सभी धर्म बराबर हैं, कोई भी धर्म ऊंचा या नीचा नहीं है। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हमारे देश में जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो आम जनता के द्वारा चुना जाएगा। और रिपब्लिक यानी कि जो नंबर 1 पे होगा, जैसे कि राष्ट्रपति है, सबसे प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, तो वो जनता द्वारा चुना हुआ होगा, ना कि वंशानुगत परंपरा के आधार पे। जैसे पहले होता था ना कि जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, यानी कि कोई और नहीं बन सकता। रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटी पोजीशन, कि वो एक हेरिडिटी पे आधारित नहीं होगा बल्कि वो जनता द्वारा चुना हुआ होगा। और डेमोक्रेटिक का मतलब है गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म जहाँ पे सभी लोग अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर जस्टिस। तो मीन्स जस्टिस का मतलब है कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, न्याय देते समय किसी के भी साथ लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिबर्टी मीन्स सभी लोगों को बोलने की, अपने विचार व्यक्त करने की, कहीं पर आने जाने की, देश में किसी भी जगह पर आने जाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि समता। इक्वालिटी का मतलब है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं। और जो सरकार है वो जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उनको भी कम करेगी, उनके आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड हम इसमें देखते हैं वो है फ्रेटर्निटी। ये होती है बंधुत्व की भावना। ये जो तीनों वर्ड्स हैं ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिए गए हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब है ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, यानी फ्रेटर्निटी का मतलब है बंधुत्व या भाईचारा। मीन्स हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं।
तो इस तरीके से ये हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है ये पूरे संविधान को व्यक्त कर देती है कि हमारे संविधान में किन किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और आज ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।